नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि रायबरेली से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दे। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सीवर टैंक सफाई कर रहे सफाई कर्मचारी टैंक में गिरे और वहीं आपको बता दें कि 2 कर्मचारी सीवर टैंक में गिरे हुए हैं और वहीं 2 घंटे से भी ज्यादा से उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और वहीं आनन फानन में उन्हें जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो चुकी है और मौके पर जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव मौजूद है और वहीं आपको बता दें कि आनन फानन में जिला अस्पताल दोनों को पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचाने पर चिकित्सकों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे 2 युवकों की मौत हो गई और सीवर टैंक साफ कर रहे थे ये कर्मचारी, जिसके बाद वो टैंक के अंदर गिर गए, जिसके बाद काफी मशक्कत की गई उन्हें निकालने की और 2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद उन्हें निकाला गया और आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी और विभाग के उच्च अधिकारी भी मौजूद है और लोगों का वहां पर जमावड़ा भी लगा हुआ है। 2 बॉडी आई है ब्रॉड डेड। एक का नाम संजू है, एक का नाम योगेश है। एक मथुरा वृंदावन का रहने वाला, एक धौलपुर राजस्थान का। और सीवर की खुदाई हो रही थी, उसी में जहरीली गैस से। तो जब हॉस्पिटल आए तो दोनों लोग खत्म हो चुके। हाँ, दोनों लोग ब्रॉड डेड थे, खत्म हो गए। उसमें लड़का गया था चैम्बर में नीचे, तो उसको एकदम गैस लगी थी ऊपर, फिर वो बाहर लेकर आया उसमें से। वहाँ पर सर जी थे, वो गिर गए थे चैम्बर, वो वाले सर जी ने दोबारा घुसा दिया उसे जबरदस्ती। केस में किसने दोबारा बैठा? नागौर साहब जो उसमें चैम्बर में दूसरे थे, उसने उसे जबरदस्ती घुसा दिया। केस में घुस जा दोबारा कुछ नहीं होगा। फिर उसमें वो घुस गया जबरदस्ती, फिर वो बाहर निकलने की कोशिश करी उसने, वो वहीं गिर गए, फिर ऊपर से बता दें कि 2 कर्मचारियों की सीवर टैंक में गिरने से मौत हो चुकी है। उसको लेकर वहां पर आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है और वहीं आपको बता दें कि सीवर टैंक साफ कर रहे थे ये दोनों कर्मचारी, जिसके बाद वो टैंक के अंदर गिर गए, जिसके बाद उन्हें निकालने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी और करीब दोनों का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो करीब 2 घंटे तक चला और 2 घंटे के बाद वहां पर उनका रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करने के बाद दोनों कर्मचारियों को जिला अस्पताल में आनन फानन में भर्ती कराया गया, लेकिन जब उन्हें अस्पताल ले गए तो वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गए। वहीं आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कैसे घटनास्थल पर पुलिस बल भी मौजूद है और भारी मात्रा में वहां पर लोग भी मौजूद है और इस हादसे में 2 कर्मचारी की सीवर टैंक में गिरने से मौत हो चुकी है और इस सीवर टैंक साफ कर रहे थे कर्मचारी, जिसके बाद वो टैंक में गिर गए और टैंक में गिरने के बाद करीब 2 घंटे तक वो अंदर ही फंसे रहे, जिसके बाद अब उनकी मौत हो चुकी है। और वहीं आपको बता दें कि करीब 2 घंटे तक उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई और जहाँ पर डॉक्टरों ने दोनों कर्मचारियों को मृत घोषित कर दिया। और वहीं इसी खबर के पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम जुड़ गए। ओम, क्या कुछ मामला है, पूरा विस्तार से बताइएगा। आपको कुछ मामला है, पूरा विस्तार से बताइएगा। हाँ, ये मामला ये है कि तोमर कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसको सीवर सफाई का ठेका मिला था। उस ठेके के तहत जो है आज सीवर की सफाई करने के लिए 2 मजदूर जो है वो सीवर टैंक में उतरे थे, लेकिन जो है वो गैस के कारण फंस गए और बेहोश होकर गिरे। हालांकि 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उनको बाहर निकाला गया, लेकिन जब जिला अस्पताल उनको लाया गया तो दोनों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। ओम, इस पर पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? देखिए, पुलिस अधिकारियों की बात करी जाए तो जिलाधिकारी भी थे, सीएमओ भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बयान देने से बचते हुए नजर आए। सीएमएस ने सिर्फ इतना बताया है कि दोनों कर्मचारी जो हॉस्पिटल लाए गए हैं तो ब्रॉड डेड थे, जबकि हमने उनके एक साथी से बात की जो मौके पर था और ये दोनों जो है, एक उसमें धौलपुर राजस्थान का रहने वाला है और एक जो है वो मथुरा वृंदावन का रहने वाला बताया जा रहा है। उसके साथी ने बताया कि जब हल्की सी दम घुटने लगी वो बाहर एक बार निकल के आया, लेकिन
उसके सुपरवाइजर ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, और उसको दोबारा फिर उसी सीवर टैंक में उतारा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो ज्यादा नीचे जाने की वजह से गैस की चपेट में आया और वहीं पर बेहोश हो गया, जिसके कारण दम घुटने से प्रथम दृष्टया उसकी मौत बताई जा रही है। ओम शंकर, जो 2 कर्मचारियों की मौत हुई है उनके परिजनों का इस मामले में क्या कुछ कहना है? नहीं, परिजनों कुछ मौके पर नहीं थे, क्योंकि 9 लोगों की ये टीम थी जो तोमर कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसने सीवर टैंक की सफाई का ठेका लिया हुआ है नगर पालिका से, तो ये कर्मचारी जो है वो राजस्थान, मथुरा, आगरा इन जगहों पर आए थे उस ठेके के तहत, और वो यहीं पर रहते थे और रहकर सीवर टैंक की जो लाइनें जाम हो जाती थी उसकी सफाई का काम करते थे। ओम शंकर, क्या परिजनों को इस बात की जानकारी दी गई है? जी हाँ, जो उनके साथ में और जो 6-7 लोग थे उन्होंने परिजनों को फोन करके इसकी सूचना दी है, और परिजन भी अपने घर से जो है वो यहाँ के लिए निकल चुके हैं, और डेड बॉडी को जो है वो मार्चुरी में रखवा के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। ओम शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए। और वहीं आपको बता दें कि सीवर टैंक साफ कर रहे कर्मचारी की 2 लोगों की मौत हो गई है, जहां पर वो सीवर टैंक में सफाई कर रहे थे, जिसके चलते अब वो टैंक में गिर गए, जिसके बाद 2 घंटे बाद और वहीं आपको बता दें कि आपने देखा कि कैसे 2 कर्मचारियों की सीवर टैंक में घुसने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद उनका 2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन उसके बावजूद उनकी मौत हो चुकी है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दें कि यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आगरा पहुंची। और वहीं आपको बता दें कि इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आगरा पहुंची। और आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दे, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आगरा पहुंची और डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय के 27वें दीक्षांत समारोह में भाग लेने पहुंची है। वहीं आपको बता दें कि आगरा के खंडारी परिषद के छत्रपति शिवाजी मंडप सभागार में यह आयोजित हो रहा है दीक्षांत समारोह, जहां पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समारोह में शामिल होने आई। और एनसीसी कैडेट्स ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को परेड की सलामी भी दी और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हुए हैं। और वहीं आपको बता दें कि एनसीसी कैडेट्स ने राज्यपाल को परेड की सलामी भी दी है। और वहीं आपको बता दें कि यूपी की राज्यपाल की सुरक्षा में कई पुख्ता इंतजाम किए गए और भारी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि कैसे यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की सुरक्षा में कैसे इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है और पुलिस आते जाते सड़कों पर चेकिंग भी करी। और दीक्षांत समारोह की तस्वीरें भी आप साफ देख सकते हैं कि कैसे वहां पर दीक्षांत समारोह हो रहा है और वहां पर पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए और कोई सुरक्षा में चूक ना हो, इसको लेकर पुलिस बल पूरी मुस्तैद नजर आई। को बता दें कि डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था, जिसमें आनंदीबेन पटेल शामिल हुई और वहीं यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन आगरा पहुंची। रूस और यूक्रेन के बीच 34वें दिन भी जंग जारी है और दोनों देशों के बीच शांति वार्ता को लेकर भी कोशिशें जारी और जंग को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सोमवार को कहा कि वो यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने की दिशा में मध्यस्थता के कोशिश को लेकर भारत, तुर्की, चीन और इजराइल समेत अन्य देशों के साथ करीबी संपर्क में। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। और वहीं गुटेरेस ने संवाददाताओं से कहा कि मैं ऐसे कई देशों के साथ करीबी संपर्क में हूं जो राजनीतिक समाधान के लिए मध्यस्थता के विभिन्न तरीकों का पता लगाने के वास्ते दोनों पक्षों के उच्चतम स्तर पर बात कर रहे हैं। और वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आगे कहा कि मैं अपनी तुर्की मित्रों के साथ बहुत निकट संपर्क में हूं और इसी तरह मैं भारत के साथ ही कतर, इजराइल, चीन और फ्रांस और जर्मनी के साथ भी करीबी संपर्क में हूं। और मेरा विश्वास है कि इस जंग को समाप्त करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करने के वास्ते ये सभी प्रयास आवश्यक है। और ये पूछे जाने पर कि क्या वो सभी देश उनके साथ
प्रयास कर रहे हैं। और एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि मुझे ऐसी उम्मीद है और गौरतलब है कि पिछले हफ्ते विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात भी की थी और यूक्रेन, अफगानिस्तान और म्यांमार की स्थिति पर चर्चा भी की थी। और इसके अलावा आपको बता दें कि रूसी सैनिकों 24 फरवरी से लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर हमले कर रही है और रूसी हमले में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए और लाखों की संख्या में लोगों का पलायन भी हुआ। हालत इतने खराब हो गए कि कई इलाकों में लोग भूख और प्यास से बेहाल हैं। महिलाओं की आज़ादी पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए मशहूर तालिबान अब अफगानिस्तान में पुरुषों पर भी कई तरह की प्रतिबंध लगा रहे हैं और हाल ही में तालिबानी शासन ने पुरुषों के लिए भी एक आदेश जारी किया और इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को दाढ़ी रखने के आदेश भी दिए गए और उनसे कहा गया है कि इसके अलावा उन्हें ड्रेस कोड में भी आने के लिए कहा गया। और महिलाओं की आज़ादी पर कड़े से कड़ी प्रतिबंध लगाने के लिए मशहूर तालिबान अब अफगानिस्तान में पुरुषों पर भी कई तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं और हाल ही में तालिबान ने पुरुषों के लिए एक आदेश जारी किया और इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को दाढ़ी रखने के आदेश दिए गए और उनसे कहा गया है कि इसके अलावा उन्हें ड्रेस कोड में भी आने के लिए है। और बता दें कि तालिबान पिछले कुछ दिनों में कई बेतुके फरमान जारी कर चुका है और जिनकी आलोचना दुनिया भर में हो रही है। और तालिबान ने हाल ही में महिलाओं के अकेले फ्लाइट में सफ़र करने पर रोक लगा दी और उनसे कहा गया है कि 70 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने के लिए महिलाओं को अपने साथ एक पुरुष अभिभावक को रखना होगा और इसके बाद उन्हें फ्लाइट से यात्रा की अनुमति मिलेगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि तालिबान पिछले कुछ दिनों में कई फरमान जारी कर चुका है जिसकी आलोचना भी हो रही है और वहीं उन्होंने 70 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने के लिए महिलाओं को अपने साथ एक पुरुष अभिभावक रखने के लिए दिया है जिसके बाद ही उन्हें फ्लाइट में यात्रा करने की अनुमति मिलेगी। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली नई सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा सोमवार शाम को हो गया और योगी ने गृह, सामान्य प्रशासन, आवास और शहरी नियोजन, नियुक्ति, क्रमिक निर्वाचन, सूचना और राजस्व सहित 34 अहम विभाग अपने पास रखे। और सरकारी प्रवक्ता ने सोमवार शाम एक बयान जारी कर ये जानकारी दी और राज्य में हवाई संपर्क के विस्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री ने नागरिक उड्डयन विभाग भी अपने पास रखा है जो पहले उनके कैबिनेट सहयोगी नंद गोपाल नंदी के पास था। और नंदी इस दूसरे कार्यकाल में औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन सहित 4 विभाग का कामकाज देखेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ग्रामीण विकास और समग्र ग्राम विकास और ग्रामीण अभियंत्र, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर और सार्वजनिक उद्यम और राष्ट्रीय एकीकरण विभाग सहित 6 विभागों का प्रभार सौंपा गया। और इसमें बताया गया कि प्रदेश के दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और मातृ और शिशु कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई। और वहीं पिछली सरकार में पाठक कानून मंत्री थे और बयान के अनुसार वरिष्ठ नेता सुरेश कुमार खन्ना को वित्त और संसदीय कार्य मंत्री विभाग की जिम्मेदारी मिली है। और इसके अलावा खन्ना ये विभाग योगी के पहले मंत्रिमंडल में भी संभाल रहे थे। और इसमें बताया गया है कि सूर्य प्रताप शाही को कृषि, शिक्षा और कृषि अनुसंधान विभाग दिया गया, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति और बाढ़ नियंत्रण विभाग की कमान सौंपी गई है। और वहीं प्रवक्ता के मुताबिक बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार विभाग तो नंद गोपाल नंदी को औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, NRI और निवेश प्रोत्साहन विभाग मिला है। और उन्होंने बताया कि पूर्व IAS अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा को नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग दिया गया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद एक बार फिर नेताओं के बीच आपसी फूट खुलकर दिखने लगे और अब उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष अकील अहमद को मीडिया में लगातार अनावश्यक बयान देने के लिए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। और वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से कुछ दिनों पहले अकील अहमद ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा कर दी थी। और वहीं बीजेपी ने चुनाव के दौरान इसे बड़ा मुद्दा बना दिया था और इससे पहले भी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के एक नेता के समर्थकों पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया।
और रावत ने कहा कि अगर ये साबित हो जाता है कि उन्होंने कभी राज्य में मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करने को लेकर बयान दिया था तो वो राजनीति छोड़ देंगे। और वहीं बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रचार अभियान के प्रमुख हरीश रावत के इस कथित बयान को चुनावों से पहले ही एक प्रमुख मुद्दा बना दिया था। और राज्य के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 47 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सरकार बनाई है। वहीं आगरा के थाना सदर बाजार क्षेत्र के शहीद नगर पुलिस चौकी पर पहुंचकर आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और देर रात करीब 11 बजे पुलिस के जवान क्षेत्र में वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी वाहन चेकिंग के दौरान आरएसएस के कार्यकर्ता आकाश को रोककर वाहन के कागजात मांगे। तभी उसी दौरान आकाश और पुलिसकर्मियों के बीच कहासुनी हो गई और देखते ही देखते कहासुनी इतनी बढ़ गई कि सैकड़ों की संख्या में आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चौकी शहीद नगर पर पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। क्या मामला क्या हुआ है? आरएसएस के एक प्रचारक हैं आकाश जी हैं, उनके साथ शायद पुलिस ने थोड़ा सा दुर्व्यवहार कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों ने प्रदर्शन किया और उसमें संबंधित कर्मचारी को हटाने की मांग की। पुलिस वाले ने अभद्रता की उनके साथ। कारण क्या रहा था? चेकिंग वेकिंग के दौरान कुछ चेकिंग। हाँ, चेकिंग। क्या किस तरह की चेकिंग हो रही थी? वाहन की चेकिंग हो रही है। वाहन की चेकिंग। हाँ। क्या कमियां थी? क्या था? नहीं, ये सारी चीजें नहीं हो पाई। उससे पहले शायद वो कुछ परेशान थे, अपने जो कर्मचारी थे वो शायद बताया जा रहा है कि उनके साथ में कुछ घरेलू कुछ वो चल रहा है, तो उसके लिए वही कहा गया कि इस समय दिमागी संतुलन थोड़ा सा उनका वो था। तो ये राजपुर चुंगी पर पुलिस आज ड्यूटीरत थी, वहाँ यातायात व्यवस्था का संचालन किया जा रहा था। तभी एक व्यक्ति स्कूटर पे आए और उनसे वहाँ ड्यूटीरत एक कांस्टेबल से कुछ कहासुनी हुई और उसके बाद से उनका अपना पक्ष है और कांस्टेबल का अपना पक्ष है। उसी को लेकर यहाँ पे थोड़ी भीड़ इकट्ठा थी और अभी उनसे ये कहकर बताया गया है कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और जांच में जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच एक फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सिर कचूलकर निर्मम हत्या की गई है। इस वक्त की फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सिर को कुचलकर निर्मम हत्या की गई है और बीती रात गांव से दूर खेतों में युवक की निर्मम हत्या की गई है। और वहीं आपको बता दें कि सिर कुचलकर ये हत्या की गई और वहीं रात गांव से दूर खेतों में युवक की ये निर्मम हत्या की गई है। और खेत में शव देखकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और खेत में पानी लगाने गया था शख्स, जिसके बाद खेत के आसपास नहीं है कोई गांव और सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। और खेत में पानी लगाने गया था युवक, जब उसने लाश को देखा तो उसने ग्रामीणों को सूचना दी और ग्रामीणों के साथ साथ उसने पुलिस को भी सूचना दी और खेत के आसपास वहां पर कोई भी गांव नहीं है, जिसके बाद वहां पर लाश को फेंका गया और सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और वहीं आपको बता दें कि जाफरगंज थाना क्षेत्र के घेरू खेड़ा और भरतपुर दोनों गांव के बीच जंगल का ये मामला है, जहां पर ये लाश मिली है। और आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कि कैसे खेत में लाश पड़ी हुई है और वहीं उनके जो लाश है, जो मृतक व्यक्ति है, उसके परिजनों का कैसे रो रो कर बुरा हाल है। और वहीं आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है और वहीं ग्रामीणों की भी भीड़ लगी हुई है, जिसके बाद मृतक के परिजनों को संभाला जा रहा है। वहां पर गांव में भीड़ लगी हुई है। वहीं हरदोई के टडियावा थाना इलाके में ठेला लगाने वाले व्यापारी की हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए पिता पुत्र समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया और इस हत्या के मामले में एक आरोपी अभी भी फरार बताया गया और पुलिस उसकी तलाश कर जल्द ही उसे गिरफ्तार करने की बात कर रही है। वहीं ठेला लगाने वाले व्यापारी की हत्या शराब पीने के लिए महज 150 रुपये मांगने को लेकर हुई थी, जिसके बाद अब पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया और एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। थाना टडियावा में 100-150 रुपए की मांग को लेकर के ये मृतक राजेंद्र की हत्या कर दी गई थी, उसके गांव के ही 5 व्यक्तियों द्वारा। इसमें 2 लोगों के विरुद्ध नामजद व 3 अज्ञात मुकदमा कायम हुआ था। इस संबंध में गांव के पप्पू और रघु और 3 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त फरार है।
पैसे किस लिए मांग रहे थे? पैसे वो शराब पीने के लिए मांग रहे थे, 100-150 का ही अमाउंट था। वहीं फिरोजाबाद में चोरों का आतंक कायम है और इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जहां पर फिरोजाबाद में रेल चोरी होने का खतरा है और फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में बाबा बुलडोजर का खौफ नहीं देखा गया, जहां पर रेलवे स्टेशन पर जंजीर से ट्रेन का इंजन बांधा गया और लंबे समय से ये ट्रेन लोहे की जंजीर में बांधकर ताले से लॉक की गई है। और वहीं आपको बताते चले कि पूरा मामला जिले के शिकोहाबाद नगर के रेलवे स्टेशन का है। यहाँ पर एक पैसेंजर ट्रेन लंबे समय से खड़ी है और ट्रेन चोरी ना हो जाए, इसको देखते हुए स्थानीय रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने ट्रेन को जंजीरों से बांधकर उसमें ताला लगा दिया। और जब हमारे संवाददाता ने जब इसकी पड़ताल रेलवे स्टेशन के अधिकारियों से की तो कोई भी कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं हुआ और ना ही कोई आधिकारिक बयान दिया गया। और वहीं रेलवे स्टेशन पर सालों से रहने वाले जहरी बाबा से बात की गई तो उन्होंने सच्चाई बताते हुए कहा कि शिकोहाबाद आपराधिक क्षेत्र रहा है और यहाँ चोरी की आए दिन घटना होती रहती है और वहीं रेल इंजन और सामान काफ़ी चोरी हो चुकी है और इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर इंजन में ताला लगा दिया गया है। आज हमारे नए पुलिस प्रशासन द्वारा आरपीएफ, जीआरपी, सर्विलांस, सिविल लाइन द्वारा सब द्वारा जनता द्वारा सब सुविधाएं मिली हैं। जनता की बेहद मांग पर सुख शांति रही। ये ताला आज चोरों के लिए पड़ता जरूर है, आज चोर भटक नहीं रहे हैं। लेकिन ट्रेन में ताला क्यों पड़ा है? ताला इसलिए पड़ा, यहाँ क्राइम की दुनिया है। चलते में सरिया चुरा ले, गिट्टी बारूद चुरा ले, चप्पल जूता चुरा ले, कभी भी हो सकती थी। आज स्वतंत्र सरकार है, तब भ्रष्टाचार सरकार थी। कभी इंजन चुर जाता था, कभी मोटर चुर जाता था, टेम्पू चुर गया, टेम्पू खतरा है। हाँ, ट्रेन चोरी खतरा था। बीच में भी एक इंजन गायब हुआ था। मैं पढ़ा लिखा नहीं, कानपुर से लेके दिल्ली। बरेली में होने वाली रामलीला इकलौती ऐसी लीला है जो होली के मौके पर आयोजित की जाती है और जब इस रामलीला का समापन किया जाता है तो राजगद्दी निकली जाती है। और वहीं आज समापन के शुभ अवसर पर लोगों ने ढोल नगाड़े, बैंड बाजे के साथ और फूलों की बरसात करके राजगद्दी का स्वागत किया, जिसमें कई हिंदू संगठन के लोग भी शामिल रहे। और ये राजगद्दी 1861 से लेकर चली आ रही है और इस राजगद्दी को 162वां कार्यक्रम है और 1861 में हुई थी। और वहीं राजगद्दी जब शहर भर से निकालती है तो मुस्लिम समुदाय के लोग उन पर फूलों की बरसात भी करते हैं। क्या नाम है आपका? विशाल मेहरोत्रा। जानना चाहेंगे इस शोभा यात्रा कहाँ से निकली और कहाँ घूम रही है और कब से निकल रही है? ये 162वीं शोभा यात्रा है प्रभु श्री राम की, जो नरसिंह मंदिर ब्रह्मपुरी से शुरू हुई है। बिहारीपुर ढाल, कुतुबखाना, कालीबाड़ी, शामतगंज, आलमगिरीगंज होते हुए सौकारे पर जाएगी, जहाँ पे भरत मिलाप होगा इसका। और उसके बाद ये सब सिटी सब्जी मंडी होते हुए नरसिंह मंदिर पर ही समापन होगा इसका। 162 वर्ष पुरानी रामलीला है। ये ऐतिहासिक रामलीला है जो सिर्फ एकमात्र पूरे विश्व में होली पर बरेली में ही होती है ये। और वहीं फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर गोमती एक्सप्रेसवे से उतरते समय एक महिला का पैर फिसल गया और महिला ट्रेन के नीचे आ गई और इससे पहले महिला को समझ पाती तब तक ट्रेन चल भी दी और ट्रेन ने स्पीड भी पकड़ ली। और सबसे खास बात ये रही कि गिरी हुई महिला को एक भी खरोच नहीं आई। और जीआरपी फिरोजाबाद ने बताया कि महिला का नाम कुसुमलता शर्मा है और वो कानपुर से फिरोजाबाद आई हुई थी और ट्रेन से उतरते समय ये हादसा हो गया। महिला के पट्टी पर गिरने से परिजनों में चीख पुकार मच गई। और वहीं जब ट्रेन जा चुकी थी तो देखा कि पटरी के साइड से लेटी थी और जब महिला को उठाया गया तो काफ़ी देर तक महिला डरी और सहमी रही और कुछ घंटों तक महिला साक्षात मौत को देखकर सामने डरी सहमी रही और उससे कुछ भी नहीं बोला गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज़ के साथ।